फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटेंसिव लर्निंग में। लास्ट वीडियो में हमने सीटेट के और KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेडागोजी के सॉल्व किए थे, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 17 तक चले गए थे। ये उससे आगे की वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन समझने में और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। साथ ही साथ हम धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस का लेवल क्या करते चले जाएंगे, अप करते चले जाएंगे, ताकि जो आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जो वैकेंसी जनवरी में जिसके जो फॉर्म निकले थे दिसंबर में, और फरवरी या मार्च में जिसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं KVS के, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज़ चलाई है। होप कि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो पीछे के क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन 1, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास एवं क्रियान्वयन के द्वारा। देखिए, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो तो वहाँ पर हम कभी भी फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक टाइप से बाधा है, एक टाइप से ये कह सकते। तो ये बात करते हैं प्रैक्टिसिंग। तो ये प्रैक्टिसिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग के देखना पड़ेगा। ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको क्वेश्चन मार्क के तौर पर रखेंगे अभी हम, कि बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनकरेज फिक्स प्रोसेस। देखिए, इनकरेज दिया हुआ है लेकिन कह रहा है फिक्स्ड, मतलब समस्याओं को हल करने हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने की तो बात कही है, लेकिन कैसी बात कही गई है? अटल बात की गई है। तो जहाँ भी फिक्स प्रोसेस हो, चाहे फिर वो कितना ही पॉजिटिव आंसर क्यों ना हो, वो हमारे लिए एक टाइप से क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, मतलब कि जैसी सिचुएशन आ जाए, हर बार अलग अलग सिचुएशन को, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है जो हमारे सामने, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, एनालॉजी लगाना। मे बी पॉसिबल आंसर हो सकता है ये हमारा। एंड देन जनरेटिंग फियर अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में डर का भाव पैदा करना। भाई, डर का भाव तो पैदा करने के लिए बात नहीं कही गई है, क्योंकि हमेशा ये बताया गया है कि असेसमेंट के अंदर या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमेशा बच्चों को क्या बनाया जाए? आपको फियरलेस बनाना है, उनको डराना नहीं है। तो नो डाउट कि जो इसका आंसर होगा अब आपको मिल गया होगा मेरे ख्याल में। आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजी, समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो मोटिवेशन से रिलेटेड सबसे पहले तो हमें जो है वो मोटिवेशन से बात हुई है, तो पहले समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन के बारे में किस किसने क्या कहा है। सबसे पहले आपको याद होगा अब्राहम मैस्लो ने नीड ऑफ हायरार्की दिया है। ठीक है, नीड ऑफ हायरार्की दिया है, और उस नीड ऑफ हायरार्की के अंदर जो है वो पूरे हमारे मोटिवेशन के प्रोसेस को ठीक तरीके से समझाया है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। याद रखना, कायम रखने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चा मोटिवेटेड है, उसको आपको बढ़ा करके रखना है बस। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चों को क्या करना है? आपको पनिश करना है, बच्चों को दंड देना है। तो दंड देने के बारे में तो मना करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। भाई, फोकस करना है किस बात पर? प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। मे बी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, गिविंग वेरी इजी टास्क टू। अब एक बात बताइए, जो बच्चा बार बार इजी टास्क करेगा तो वहाँ बच्चा मोटिवेट होगा या डिमोटिवेट हो जाएगा? उसको लगेगा कि यार ये तो आता है मुझे, मतलब हर बार एक ही चीज़ को करवाएंगे, कुछ नया नहीं हो रहा है उसके अंदर। जब कुछ नया नहीं होगा तो उसके लिए ये मोटिवेशन का स्रोत नहीं बन पाएगा। इट मीन्स इससे जो है वो आंसर नहीं आएगा। पहले वाले से भी नहीं आएगा, सेकंड वाला भी हमारा थोड़ा सा डाउट में है, मतलब अभी हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग और देखना पड़ेगा। फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, भाई लर्ने कह रहे हैं कि जी आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है? ये रटने पर ध्यान देना है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो याद करने के बारे में तो क्लियर मना किया गया है। तो मोटिवेशन के लिए इसका सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे बेस्ट आंसर होगा फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, प्रवीण अभिमुखों लक्ष्यों पर जोर देकर।
क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमारा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। शेम डैश, शर्मिंदगी डैश है, क्या है? हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कि हमारा जो है वो शर्मिंदगी से कॉग्निशन के साथ यानी कि संज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, हमारे जो है मस्तिष्क का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हो सकता है। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, कह रहा है कि बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि भाई अभिप्रेरित करने के लिए हमें बच्चों को शर्मिंदा करने की, हाँ कभी कभी टीचर ऐसा यूज़ करते हैं, इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, कभी कभी टीचर इस मेथड का यूज़ करते हैं कि बच्चों को क्लास के बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा शर्मिंदा करते हैं, ताकि उनके अंदर जो है वो एक मोटिवेशन की भावना पैदा हो। लेकिन ये चीज़ हर बार हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इट मीन्स ये थर्ड वाला तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कह रहा है इसके भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बराबर या बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब बार बार देते रहना चाहिए, हर बार बच्चों को शर्मिंदा करते रहना चाहिए। तो हर बार शर्मिंदा करने के लिए कब कहा गया है कि भाई ये वाली बात तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारे हिसाब से गलत हो जाएगी। इट मीन्स दो ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने जो है वो क्या कर दिया था, कह रहा है कि इसका जो है वो हमारे मानसिकता के साथ कोई संबंध नहीं है। एक बच्चा जिसको बार बार क्लास में शर्मिंदगी देखनी पड़ती है, मोहल्ले में, पड़ोस में, घर में, तो क्या उसके दिमाग पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल है, सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इट मीन्स जो इसका आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमने देखा कि ये हो गया, ठीक है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो 20 का आंसर नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव, याद रखना मोस्ट इफेक्टिव पूछा है इसने यहां पर, कौन सा वाला? मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? रोड मेमोराइजेशन के बारे में तो हम हमेशा क्या करते हैं, मना करते हैं। बच्चों को विषय वस्तु को क्या करवाना, याद करवाने के लिए मना किया गया है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट्स, की संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना मे बी पॉसिबल, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करवाना है लेकिन कैसे? विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करवाना या करना। तो भाई आप अवलोकन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, उसके सही और गलत को नहीं छांट पा रहे कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, इसमें क्या चीज़ का कंपोनेंट शामिल है, क्या शामिल नहीं है, तो फिर तो ये अपने आप में थोड़ा सा क्या बन जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, बस क्या करो, अनुकरण करते रहो और दोहराते रहो, जो सीखा है बस उसे दोहराते रहो। तो ये तो प्रैक्टिसिंग की तरफ ध्यान हो गया। तो कुल मिलाकर इसका आंसर जो बेसिकली ज़्यादा सही और जो बेस्ट जो आंसर डिनोट कर रहा है वो किसकी तरफ कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, राइट। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन बिटवीन ऑफ रिलेशन बिटवीन कंसेप्ट के बीच में जो है वो इसको देखना। तो 21 का भी जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट 22. A teacher should analyze the various errors made by students on given task because एक अध्यापक को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि she can decide degree of punishment accordingly, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है कि बच्चों को क्या करना है, उसको वो इसलिए चेक करे गलतियाँ ताकि वो क्या कर सके, उनको दंड दे सके। लो जी लो, ये तो अलग ही बात होगी बिल्कुल। तो ये आंसर सही है या नहीं है? बिल्कुल नो डाउट ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पनिशमेंट की बात की है यहाँ पर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। कि भाई गलतियाँ करना बेसिकली क्या है, ये एक स्वाभाविक है और इसमें जो है वो हमें फ़ायदा मिलता है मीनिंगफुल बनाने का। ठीक है जी, मे बी पॉसिबल, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। बस सेग्रीगेशन की बात आ गई, क्लास से आपको बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। लर्निंग इज स्लोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स,
अधिगम केवल, क्या है जी, केवल, अधिगम केवल, और जहाँ भी केवल वर्ड आ जाता है वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। इट मीन्स जो इसका आंसर होना चाहिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, तो आंसर आपको आई थिंक मिल चुका होगा। आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो आंसर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए सीखने की, क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। चलिए जी ठीक है, कह रहे हैं कि भाई जो है वो बच्चों को जब परेशानी होती है, जब सूचना कैसे की जाती है, अलग अलग टुकड़ों में पेश की जाती है। दे आर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड, जब बच्चे क्या होते हैं, इंस्टिंक्टली मोटिवेट होते हैं, तो उनको परेशानी होगी, यहाँ तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। इट मीन्स ये वाला यहाँ पर आंसर हमें जो है वो डिफ़िकल्ट ढूंढना है, इट मीन्स नेगेटिव वाला पॉइंट ढूंढना है, तो इट मीन्स ये हमारा आंसर पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं हो सकता। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए, सामाजिक संदर्भ में होगा तो और अच्छी बात है, बच्चा ध्यान से सीखेगा। इट मीन्स ये भी हमारा आंसर पॉजिटिव है, इसको आंसर में नहीं लेना है अभी हमें। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, मतलब जो है वो बहुरूपों का मतलब ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड्स के थ्रू, कि जो है वो विजुअल एड्स के थ्रू, ऑडियो एड्स के थ्रू और ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसका मतलब ये बाकी 3 ऑप्शन तो पॉजिटिव वाले हो गए। तो कौन सा वाला है, इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो सूचना क्या नहीं होंगी, कनेक्टेड नहीं हो पाएंगी, और जब कनेक्टेड नहीं हो पाएंगी तो क्या नहीं होगा, तो फिर जो है वो हम इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ नहीं पहुंचा पाएंगे। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था बतानी है जी आपको, सर्वोत्तम अवस्था। हाई एरोजल, हाई फेयर, उच्च उत्तेजना उच्च भय, कि भाई बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट भी ज़्यादा हो लेकिन डर भी ज़्यादा हो। चलिए पहली कंडीशन है। लो एरोजल, हाई फेयर, कि जी निम्न उत्तेजना एंड उच्च भय, कि इंटरेस्ट तो बहुत कम हो लेकिन डर ज़्यादा हो, इससे बच्चा सीखता है। मॉडरेट एरोजल एंड नो फियर, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। चलिए जी, इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, अभी देखेंगे। नो एरोजल नो फियर, ना तो कोई उत्तेजना हो ना ही कोई फेयर हो, तो ये तो सबसे पहली चीज़ तो ये बिल्कुल हो गया हमारे हिसाब से, क्या, डिस्कनेक्टेड, खत्म हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। देन कौन सा वाला बचता है अब, कि जी हाई एरोजल हाई फेयर में भी पॉसिबल है कि बच्चे के अंदर उत्तेजना ज़्यादा होनी चाहिए और डर भी ज़्यादा होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर जो है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो निकालने की कोशिश करते हैं हम इसमें कि जो है वो पहले वाला भाई कह रहा है कि हाई मोटिवेटेड होना चाहिए बच्चा, उत्तेजना तो होनी चाहिए, लेकिन भय से थोड़ा सा बस जो है ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, अपने आप में नेगेटिव हो रहा है। हाई फियर थोड़ा सा किसकी तरफ ले जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या नहीं होगा, नहीं होगा। भाई लो एरोजल भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल कट हो गया। तो इट मीन्स जो आंसर बन रहा है वो हमारा इनडायरेक्टली कौन सा बन रहा है, मॉडरेट एरोजल एंड नो फियर। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा डर होना ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो लेकिन क्योंकि ऑप्शन इन सब में ज़्यादा बेस्ट चूज़ करना है हमने, तो साथ जो ज़्यादा बेस्ट आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो 3 की तरफ चलेंगे, मॉडरेट एरोजल एंड नो फियर, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। क्लियर है, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू of learning suggests that children dash construction of their own knowledge, मतलब अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, आगे बढ़ते हैं, हैव नो रोल इन प्ले, नो रोल टू प्ले इन, भाई बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या मानते हैं कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये तो पहली बात ही बिल्कुल पूरी निगेटिव कह रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म वालों के, इसको तो काट ही दो। आर सोलली
डिपेंड्स ऑन एडल्ट्स, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नहीं, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इट मीन्स ये वाली बात भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कैंसिल हो गया। प्ले एन एक्टिव रोल, एक जो है वो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, पॉसिबल है। आर सोलरली डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट बुक, बट जहाँ भी टेक्स्ट बुक आ जाए, कितना ही पॉजिटिव आंसर क्यों ना हो, हमारा इसको क्या मानते हैं, हम नेगेटिव मानते हैं। इट मीन्स जो आंसर होगा हमारा अब क्या होगा, एक ही ऑप्शन जो बचता है वो ज़्यादातर बचता है, और वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, प्ले एन एक्टिव रोल इन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स इन गुड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है, आपको बताना है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधारमय है, बिल्कुल सही बात है कि योग्यता को क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो ये कौन सी वाली है, उपयुक्त है, ओके। एबिलिटी इज फिक्स्ड, एबिलिटी क्या है, फिक्स है, जैसी है जी वैसी है, योग्यता अटल रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता, नेगेटिव, गलत बात है। चलो जी, पहले वाले को भी अभी आंसर हमने माना नहीं है, लेकिन दोनों के कंपेयर में ऊपर वाला ज़्यादा बेस्ट है अभी तक। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सिंपल बात है, आप किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा आपकी लर्निंग पर या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियस है, पड़ेगा। इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, असफलताएं अनियंत्रित होती है। एक बार इंसान असफल हो गया तो हो गया, उसको अब सुधारा नहीं जा सकता। क्या ऐसी बात है कोई? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है। यानी कि बाकी 3 स्टेटमेंट हो गए हमारे गलत, और चौथा स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा हो गया ठीक। तो योग्यताएं सुधारमय होती हैं। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और अगला ऑप्शन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। conceptual understanding among students is likely to improve in the setting which emphasis on, निम्न में से कौन सी परिपाटी मतलब वही जो कॉन्सेप्ट है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। कंपटीशन के थ्रू बच्चा जो है वो क्या करेगा, कंपटीशन के थ्रू बच्चे जो है वो उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, कंपटीशन बढ़ाएगा। चलिए जी, हो सकता है, मे बी, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, जहाँ अभी टेक्स्ट बुक की बात आ जाए वो तो हमारा क्या मानते हैं, हम नेगेटिव मानते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसके लिए मना किया गया है, बल्कि किसके लिए कहा गया है, कहा गया है आपको चाइल्ड सेंटर के लिए, ठीक है, बाल केंद्रित के लिए। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार लगातार जो है आपसे क्या लेने हैं, एग्जाम लेने हैं, मे बी पॉसिबल हो सकता है। चलिए अभी इसको देखना पड़ेगा, डॉट लगा सकते हैं। इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण एवं संवाद, कि बच्चों से क्या कराया जाए भाई, बातचीत कराई जाए, जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, एज कंपेरेटिव टू 4, चौथे के मुकाबले। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग, अन्वेषण एवं संवाद, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। During a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's idea on language and thoughts, this kind of private speech is sign off. पूछ रहा है कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। आपको बताना है कि ये किस बारे में बात चल रही है। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन का आंसर ट्रेस कर लिया होगा। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी कह रहा है कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है भाई, ये तो ठीक है। अपरिपक्वता के बारे में क्या ऐसी कोई बात करता है वाइगोत्स्की? नहीं। सेल्फ रेगुलेशन है, स्वनियमन है, अपने आप को रेगुलेट कर रहा है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करके कुछ। ईगोसेंट्रिज्म है, ईगोसेंट्रिज्म के बारे में कौन बात करते हैं? पियाजे
पियाजे ने कहा है कि भाई इस तरह की जो जब बातचीत करता है बच्चा तो वो क्या होता है, इगोसेंट्रिक फॉर्म में होता है, इगोसेंट्रिक है। क्लियर। एंड देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कोई कह रहा है मनोविकार है, मनोवैज्ञानिक विकार है, कोई बीमारी बता दी है इसको, तो ये भी गलत हो गया हमारे लिए। हालांकि ऑप्शन ठीक है बट ये पियाजे के अकॉर्डिंग ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ भी ठीक नहीं होगा, यहाँ भी ठीक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव मैच्योरिटी है कि बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, जबकि परिपक्व होने के बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं वाइगोस्की। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर और सही ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं नियमन। अब यहाँ पर दो बातें आई हैं सामने निकल करके। पहली बात क्या, प्राइवेट स्पीच। इट मीन्स वाइगोस्की ने कुछ स्पीच के बारे में बात की होगी। तो वाइगोस्की ने स्पीच के बारे में जो बात की है वो 3 तरह की स्पीच बात की है। पहली सोशल, जिसको हम सामाजिक बोल देते हैं, पहली सोशल, सामाजिक, दूसरा प्राइवेट, एंड थर्ड वन इज इनर। सामाजिक, व्यक्तिगत, और इनर, आंतरिक। आंतरिक सामाजिक क्या होती है, सामाजिक वो जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत के लिए इस्तेमाल में लेकर आते हैं, जैसे आप हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत क्या है, जब बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, कि जब बोल रहा होता है कि आज मैं ये करूँगा, आज मैं ऐसा करूँगी, आज मैं ऐसा करूँगी, ये वाली जो स्पीच होती है। आंतरिक, जब आप बहुत गहरी सोच में होते हैं, मंथन जिसको बोल रहे होते हैं आप, मंथन करना, मंथन, जब हम मंथन कर रहे होते हैं तो ये मंथन करना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका इनर स्पीच। तो वाइगोस्की ने इस 3 तरह की स्पीच के बारे में बात की है। तो आंसर जो बेसिकली हमने बता दिया आपको, आंसर जो होगा वो हमारा नो डाउट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 29, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड बी एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेबलिंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को लेबल करने के लिए। क्या स्टूडेंट को लेबल करने के लिए करते हैं हम ऐसा, नो डाउट नहीं। विद्यार्थियों को नामांकित करने के लिए, लेबलिंग नहीं करनी है आपको, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए फॉर्म। सेग्रीगेशन, अलग करने के लिए, जहाँ भी सेग्रीगेशन देखें तुरंत जो है वो आप उसको क्या करना है, योग्यता आधारित समूहों को वर्गीकृत या विभाजित करने के लिए, विभाजित जहाँ भी किया जाएगा गलत कर दिया जाएगा, को काट दीजिए तुरंत से पहले। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, मे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसलिए करना है, ये तो एक टाइप का लेबलिंग ही तो है ये भी, कि आप हाई स्टूडेंट्स को जानना चाह रहे हैं, लो स्टूडेंट्स को जानना चाह रहे हैं, तो ये भी क्या है, लेबलिंग कर रहे हैं आप बच्चों को, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो डैट मीन्स ये आंसर भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर कौन सा वाला हो गया हमारा, नो डाउट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा स्पीड के साथ आगे की तरफ को बढ़ेंगे अब, ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। एंड देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्वेश्चन यहाँ पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं जो हमने एक्स्ट्रा से अलग से डाले हैं इसके अंदर, जो कि बहुत आसान है, आप 1 लाइनर में उसका आंसर दे सकते हैं। तो सीधा आगे बढ़ते हैं तेज़ी के साथ। इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड, बच्चों के विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। हेरिडिटी ओनली, जहाँ ओनली वर्ड आ जाए काट दीजिए उसको, केवल अनुवांशिकता गलत है। इन्वायरमेंट ओनली, जहाँ ओनली आ जाए इसको भी काट दीजिए, केवल पर्यावरण गलत है। नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट गलत है बिल्कुल, जबकि क्या होता है, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का पारस्परिक संबंध है। जो आपने वुडवर्थ की थ्योरी पढ़ी होगी, वुडवर्थ का एक कॉल है, वुडवर्थ ने कहा है कि डेवलपमेंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण एवं अनुवांशिकता का गुणज है। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लगा सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम 2 to 6 ईयर इज रेफर्ड एज, कह रहा है 2 से 6 वर्ष के कार्यकाल को की अवधि को क्या कहा जाता है, इन्फेंसी के लिए क्या होता है 0 to 2 ईयर्स। चलिए जी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, शेषवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्यावस्था, किशोरावस्था। तो आप इसका आंसर बखूबी जानते होंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अर्ली चाइल्डहुड।
यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि होता है आपका 2 से लेकर के 6 साल। मध्य बेसिकली मध्य तो नहीं होता, लेटर होता है। तो लेटर के लिए क्या होता है आपका 7 to 11 ईयर्स, एंड देन फिर आता है आपका एडोलेसेंस 11 और 12, 12 या 13 से लेकर के 18 और 17 और 18 तक, राइट। ये इसका टाइम पीरियड चलता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सेकंड हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। Which of the following of which principle of development state that motor development proceeds from the center of the body towards the extremities? मतलब विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गायक नहीं, गामक विकास शरीर के मध्य से बाहर की ओर या सिर की ओर बढ़ता है। मध्य से, याद रखिएगा, मध्य से कहा है उसने। तो जहाँ मध्य के बारे में बात होती है वहाँ कौन सा वाला होता है? मध्य के बारे में सेफेलोकॉडल क्या कहता है? ये चलता है हेड टू टॉय, मतलब सिर से पैर की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल ये चलता है आपका इनर टू आउट, अंदर से बाहर की ओर। सेरेबल ये हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट है, ब्रेन का हमारे पार्ट है, और पेरिफेरल ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है। शीर्षगामी ये हमने बता दिया, ये होता है सिर से पैर की ओर, और अधोगामी यानी कि जो है अंदर से बाहर की ओर। तो नो डाउट इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोटर कॉग्निटिव, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है। कब तक होता है जी? टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड तक, टिल द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरे जो है वो कहाँ तक? ज़िंदगी भर। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बात यहाँ याद रखने वाली है कि इसमें जो क्वेश्चन में कहा है वो बेसिकली क्या कहा है कि अगर हम सिर्फ बात करते संज्ञानात्मक विकास की तो नो डाउट इसका आंसर ये होता संपूर्ण जीवन काल के दौरान, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर उसने वर्ड जोड़ दिया है मोटर, गत्यात्मक। इट मीन्स हमारी शारीरिक संरचना का जो विकास है वो जिंदगी भर नहीं होता। तो फिर क्या होगा? इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अब हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो मानना पड़ेगा कोई ना कोई आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर जी। तो फर्स्ट ऑप्शन है टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था तक नहीं, बाल्यावस्था तक ऐसा तो कहना ठीक नहीं रहेगा। टिल द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस तक शारीरिक विकास एडोलेसेंस के बाद भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। धीरे धीरे जो हमारी मसल्स हैं और फाइन मोटर स्किल्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी इसमें से जो है वो क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड, और फोर्थ हम ऑप्शन पहले ही काट चुके हैं इस वजह से, क्योंकि ये पूरे लाइफ स्पैन के बारे में बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यहाँ के हिसाब से वयस्कावस्था है। हालाँकि इसमें भी जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ऑप्शन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कौन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ इसी टाइम पीरियड में होता है। ऐसा तो नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ इसी टाइम पीरियड में हो। क्लियर है? यहाँ नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा बेस्ट, इसलिए हमें इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट विच प्रिंसिपल which principle of development this situation illustrates? क्या कहा है? कह रहा है एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद को फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? सेफेलोकॉडल क्या बताता है जी? हेड टू टॉय, यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, ये तो हेड टू टॉय बता रहा है। प्रोक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। इनर टू आउट, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कि जी समान विकास क्रम की एक रूपता के बारे में बता रहा है। क्या ऐसी कोई बात हो रही है कि एक रूपता है जी? सब में ऐसे ही हो रहा है। एकीकरण का सिद्धांत सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करने के बारे में बात भी नहीं है कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एकीकरण भी नहीं है। तो फिर अब इसमें से आंसर कौन सा लगाएं? एक्चुअल में इसमें आंसर में छुपा हुआ है। सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, अधोगामी सिद्धांत, यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें से जो है हम चीज़ों को इनर टू आउटर की तरफ लेकर के जाते हैं, जबकि इट मीन्स चीज़ें जो है वो पहले ग्रॉस से फाइन जाती हैं। तो बच्चे ने पहले क्या सीख लिया है? बच्चे ने पहले गेंद फेंकना सीखा है, बाद में पेंसिल चलाना सीखेगा।
तो पेंसिल चलाना या लिखना जो है वो क्या है, फाइन मोटरिंग स्किल है, जबकि बॉल को पकड़ना या फेंकना जो है वो ग्रॉस मोटरिंग स्किल में आ जाएगा। इसलिए क्लियर है। आगे तरफ बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप उम्मीदें देखते ही आंसर लगा देंगे इसका। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, मतलब शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। चलिए बताइए, बहुत अच्छा आंसर है ये। लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या लैंग्वेज के बारे में कहीं से कहीं तक बात कही गई है अभी तक? नहीं, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब जो है वो भाषा के विकास के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। कैंसिल कर दीजिए इसको। एंड देन सॉरी, भाषा के बारे में कोई बात नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। नैतिक विकास के तो नहीं है, नो डाउट, यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी नहीं है। अब ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए, सेफेलोकॉर्डल और प्रोक्सियोमोडिस्टल जो है वो बेसिकली हमारे मोटर स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इट मीन्स जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। विकास एक धारणीय और एक का आयामी होता है, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, पहली बात में थोड़ा सा डाउट्स आने लगा है, तो इसको टिक कर लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू टूवर्ड्स। हाँ जी, इसके बारे में तो अभी पढ़ा था हमने कि विकास जो है ऊपर से नीचे, यानी कि सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर चलता है। बिल्कुल ठीक है, ये पहली बात ठीक है। दूसरी बात ठीक है, विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। जी बिल्कुल ठीक है, कि जो है वो संपोषण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी जो है हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। एंड देन विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है, यानी कि नीचे के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा आंसर है, जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है कि विकास जो है वो केवल यूनिडायमेंशनल होता है, केवल यूनिडायमेंशनल होता है। यूनिडायमेंशनल होता है, इसके बारे में बात करा है। ठीक है, तो विकास एक धारणीय एकाकी आयाम में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, नो। ओनली जहाँ भी वर्ड आ जाए वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, गलत। ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, गलत। केवल गुणात्मक परिवर्तन, नहीं है। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जी दोनों आते हैं। क्वालिटेटिव भी आता है, दोनों ये भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बात तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ना ही गुणात्मक, ना ही, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हुआ वो कौन सा वाला हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अब यहाँ पर जो है वो वीडियो हमारी, मतलब क्वेश्चन आंसर्स यहाँ की सीरीज़ पूरी होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और आपको किस टॉपिक पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर, वीडियो एड पर या यूनिट प्लान पर, लेसन प्लान पर, करिकुलम पर, किस तरह के किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग आपकी नई टेस्ट सीरीज़ या नए क्वेश्चंस को लेकर के आएँ। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।